Goal, nation's leading institute. A very good morning to everyone. Hi, I'm Gaurav, and I'm sitting right here into the headquarters of Goal Institute. You know, the very important, and as you have heard in the last days, in the news also, and also it was very much trending on the Twitter also on all the social media, and it is all about the exam called NEET, National Entrance Eligibility Test. Yes, you heard it right. National Entrance Eligibility Test, the exam that is conducted by the apex body in India for for the students who have their dream to be a doctor in their life. And through this exam, they get enrolled into the various medical colleges of India. So today, I'm here at Goal headquarters with different experts in order to discuss about the NEET exam that was conducted on 13th September. Now, this exam was conducted after being postponed 2 times due to the COVID effect, and it has been very first time in the history that the NEET was postponed for 2 times, and finally it was conducted on 13th September. So, not taking much of the time, we'll move forward and understand the modalities of NEET, and we will try to understand that what is the importance of NEET in accordance with the students and what they should do in coming future in regarding to the exam they have given. इस एग्जाम में उन्होंने कैसा परफॉर्म किया है और आगे की क्या स्ट्रैटेजी उनकी होनी चाहिए, इसके लिए हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में बहुत ही अच्छे और एक्सपीरियंस गेस्ट्स आए हुए हैं. हमारे साथ है गोल के फाउंडर एंड एमडी मिस्टर विपिन कुमार सिंह. We have the assistant director from Goal, Mr. Ranjay Singh, and then we have the academics head from Goal, Mr. Anand Vats. So ये सारे लोग आज हमारे साथ हैं और नीट के बारे में इनसे आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे. इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको ये बताऊं कि लगभग 16 लाख बच्चों ने नीट के एग्जाम के लिए फॉर्म भरा था और उसमें से 80% बच्चे, आप समझिए कि कोरोना वायरस होने के बावजूद भी और ये पूरी कंट्रोवर्सी होने के बावजूद भी 80% बच्चे उस एग्जाम में पार्टिसिपेट किए ऑन 13th September एंड ऑलमोस्ट वो सारे बच्चे उस सेंटर पे गए और उन्होंने अपने एग्जाम्स को अच्छे से दिया. वी हैव गॉट मेनी फीडबैक्स और ऐसे ही बहुत सारे बच्चों का सवाल जो है वो हमारे पास आ रहा था. कल से जब से ये एग्जाम कंडक्ट हुआ तब से हमने सोचा ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनके सवालों का जवाब मिले, तो इसीलिए हमने कुछ सवाल को फ्रेम करके एक प्रोग्राम को डिजाइन किया कि ताकि उनके जवाब वहां तक पहुंच सके उन बच्चों तक. तो स्टार्ट करेंगे हम लोग कि इस एग्जाम में क्या कैसे हुआ. सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे गोल के फाउंडर एंड एमडी मिस्टर विपिन कुमार सिंह सर से कि सर ये जो एग्जाम हुआ 13 सितंबर को नीट का, तो इसके विषय में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? निश्चित रूप से ये जो पैंडेमिक था और इसके बाद एग्जामिनेशन 2 बार पोस्टपोन होना और फाइनली 13 सितंबर को एग्जामिनेशन होना बच्चों के लिए सुखद अनुभव रहा है. जो हमारी बातें हुई हैं अब तक बच्चों से, जो हमारी बातें लगातार हो रही थी, तो जितने भी स्टूडेंट्स लगातार मेहनत कर रहे थे उनके लिए एक सुखद अनुभव रहा. लगातार वो मेहनत कर रहे थे और जूझ रहे थे परेशानियों के साथ, पेंडेमिक में क्या होगा, उनका करियर कहाँ जाएगा. तो फाइनली एग्जामिनेशन होना अच्छा बहुत सारे बच्चों को महसूस हुआ है और संस्थान संचालक हों या पेरेंट्स हों या फिर टीचर्स हों जिन्होंने लगातार मेहनत किया अपने छात्रों के लिए, अपने बच्चों के लिए, ये सब मिलाकर जो मुझे दिख रहा है कि ये होना चाहिए था. एग्जामिनेशन का कंडक्ट करवाना एक सही डिसीजन था. अब फाइनली जो यहाँ पे सिचुएशन आया है कि किस तरीके से पेपर्स गए हैं, तो छात्रों से बात करने के बाद 2-3 चीजें सामने निकल कर आ रहा है. जिन छात्रों ने लगातार मेहनत किया और वो प्रैक्टिस में अपने आप को शामिल रखे, ऐसे बच्चों का पेपर बहुत अच्छा गया है. 700+ स्कोर करने वाले भी गोल संस्थान के बच्चे हैं जो गोल विलेज में रह रहे थे. 650 से ज़्यादा मार्क्स लाने वाले बच्चे का संख्या अब तक 50 से ज़्यादा आ चुका है रिपोर्टिंग में, संभवतः और भी बहुत सारे छात्रों का आएगा. तो और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जो बहुत अच्छे थे लेकिन इस पैंडेमिक में वो घर चले गए या फिर उनका कहीं ना कहीं से पढ़ाई अवरुद्ध हुआ, उनका प्रैक्टिस जिस लेवल पे होना चाहिए था, क्वेश्चन का रिवीजन जिस तरीके से होना चाहिए था,
उस पर उनकी कमी रहने की वजह से उनके स्कोर अच्छे नहीं आ रहे हैं। ये थोड़ा दुखद जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से जिन लोगों ने मेहनत किया है उनके अच्छे स्कोर आ रहे हैं। और ये देखा जाता रहा है पहले से भी कि लगातार लगना चाहिए, कंपटीशन है। और यहाँ पे तो आप जितना अच्छा परफॉर्म करेंगे उतने ही अच्छे कॉलेज में जाने का आपको मौका मिलता है। तो आगे के लिए भी सजेशन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो अच्छा स्कोर नहीं कर पाए हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मैं उन्हें बस इतना ही बताना चाहूँगा कि ये अंत नहीं है और आपके जीवन का ये शुरुआत है। इसे ऐसा समझकर आगे की लड़ाई, आगे की तैयारी आपको जारी रखनी चाहिए। कल का जो पेपर हुआ था 13 तारीख को, उसमें जो मुझे दिखा, चूंकि गांव में बच्चे थे, अचानक वो यहाँ तक पहुँचे, इसके बाद सेंटर्स तक पहुँचे। ये सेंटर तक पहुँचने में उन्हें परेशानियाँ जरूर हुई हैं। सेंटर्स बढ़ाए गए थे, व्यवस्था दी गई थी, फिर भी एक स्वाभाविक जो इतने सारे छात्रों का एक सेंटर से या फिर जितने सेंटर्स थे वहाँ तक पहुँचने पे जो परेशानियाँ हो सकती है वो परेशानी रहा। लेकिन फाइनली स्टूडेंट्स अपने समय पे वहाँ तक पहुँचे, लोगों का कोऑपरेशन भी मिला। गोल संस्थान ने इस बीच में छात्रों को सेंटर तक पहुँचाने की भरपूर व्यवस्था कर रखी थी। ट्रांसपोर्ट वगैरह दिए गए थे, ठहरने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था अगर जिन बच्चों को नहीं मिल पा रही थी वो लगातार संस्थान गोल विलेज या चीवर कैंपस, जितना हमारे पास स्पेस था, लगभग 1000 बच्चों का रखने का स्पेस था हमारे पास, लेकिन कुछ बच्चे आए हमारे पास और वो रहे, उन्हें सेंटर तक पहुंचाया गया। जहां बहुत ज़्यादा रश था वहां बच्चों को बाइक से, हमारे जो वॉलंटियर्स थे जो सेंटर्स पे उन्हें मनोनीत किया गया था, दिया गया था, वो वहां तक पहुंचाए। तो मुझे लगता है कि ये एक फेस्टिवल है और फेस्टिवल को हम सभी लोग एंजॉय करते हैं। ऐसे दिन का इंतजार रहता है छात्रों के लिए, अभिभावकों के लिए, हम संस्थान संचालकों के लिए, और छात्रों के लिए जो मेहनत होता है वो सुकूनदायक होता है। हम लोग कोशिश किया और बहुत अच्छे तरीके से कल का पेपर संपन्न हुआ है। जिनका अच्छा गया है वो खुश हैं, जिन्हें पेपर देने में असहूलियत हुई है, परेशानी हुई है, वो थोड़ा परेशान जरूर हैं। उम्मीद करते हैं उनके लिए जो सजेशन हमारे संस्थान से दी जा रही है, ये जो एक्सपर्ट बताते हैं उसको वो फॉलो करें, आगे अच्छा होगा। थैंक यू वेरी मच सर। मुझे लगता है कि क्योंकि 2 बार एग्जाम पोस्टपोन हुआ था और बच्चे जो हैं बहुत दिन से इस एग्जाम का इंतजार कर रहे थे, तो मुझे लगता है वो भी काफी रिलैक्स फील कर रहे होंगे अब कि भाई फाइनली अब क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। इसी चीज को आगे लेके मैं रंजय सर से बात करना चाहूंगा कि सर आप हमें ये बताइए कि जो नीट का जो पेपर हुआ, जो नीट के जो प्रश्न पूछे गए, जितने क्वेश्चंस आए उसमें, तो वो किस तरह के क्वेश्चंस थे और कंपैरेटिवली वो जो असेसमेंट, हमें एक बात बताइए कि पूरा पेपर को असेस करके ये जो बच्चे उसे समझ पाए कि आगे कैसे प्रिपरेशन करना भी चाहिए अगर जिन्होंने एग्जाम दिया भी, तो ये पूरा असेसमेंट ऑफ पेपर आप हमें बताइए सर एक बार। यस गौरव जी, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स थे इन बातों को लेकर असमंजस की स्थिति में थे कि जो एग्जाम नीट का होने वाला है उस नीट के एग्जाम में काफ़ी डिले हो रहा है, तो पता नहीं क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा कि घटेगा। स्टूडेंट्स के माइंड में ये भी आ रहा था कि एनटीए के द्वारा जो प्रैक्टिस पेपर दिया गया है उसका पैटर्न जो था, क्या उसी तरह के पैटर्न से पूछे जाएंगे या क्या उसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इन सारे पॉइंट्स को लेकर स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा असमंजस था। हालांकि इन पॉइंट्स पे हम लोगों ने गाइड करने की स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से कोशिश हम लोगों ने किया है, लेकिन जो एक्सपेक्टेड था उसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है नीट में। और इसमें असेसमेंट अगर किया जाए स्टार्टिंग फ्रॉम फिजिक्स, तो फिजिक्स में ज़्यादातर क्वेश्चन 12 से पूछे गए हैं। 28 क्वेश्चंस 12 से पूछे गए हैं और 17 क्वेश्चंस पूछे गए थे 11 से। तो 12th को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया फिजिक्स में। जो क्वेश्चन का लेवल था वो बहुत ही बेसिक था और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस फार्मूला बेस्ड थे। तो जो क्वेश्चन जिस भी स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन थोड़ा भी अच्छा होगा, उन स्टूडेंट्स को इस फिजिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आई होगी और बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स ने सॉल्व किया है जिनकी तैयारी अच्छी थी। खास करके हमारे गोल इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट्स थे उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से इस पेपर को डील किया है और फिजिक्स में बहुत अच्छे स्कोरर हमारे गोल इंस्टीट्यूट से आए हैं। दूसरा, अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में
11th-12th में ऑलमोस्ट बराबर था। कुछ पार्ट में जैसे कि ऑर्गेनिक में 12 से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए, तो वहीं फिजिकल में 11 से ज़्यादा पूछे गए। लेकिन दोनों को अगर तीनों को कंबाइंड देखा जाए, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को, तो 11-12 से ऑलमोस्ट बराबर थे। एक क्वेश्चन का सिर्फ डिफरेंस था। और फिजिकल से उसमें 16 प्रश्न पूछे गए, ऑर्गेनिक से 14 क्वेश्चंस पूछे गए और इनऑर्गेनिक से 15 क्वेश्चंस पूछे गए। तो ये 45 क्वेश्चन में लगभग तीनों को बराबर वेटेज दिया गया है, थोड़ा बहुत का अंतर सिर्फ रहा। और जो क्वेश्चन का लेवल था वो कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड था। वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड अपना प्रिपरेशन किया था, वैसे स्टूडेंट केमिस्ट्री में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं। क्योंकि हम लोग अपने गोल स्टूडेंट्स को शुरू से ही एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करवाने की कोशिश हम लोगों ने किया और स्टूडेंट्स ने इसको बहुत अच्छे से फॉलो भी किया था। इसलिए गोल के स्टूडेंट ने केमिस्ट्री में भी बहुत अच्छा स्कोर किया है और जिस तरह से हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे पेपर, उसी तरह से बिल्कुल आया है। इसमें हमारे गोल इंस्टीट्यूट का जो टेस्ट सीरीज था उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगभग डायरेक्ट आए और कुछ इनडायरेक्टली क्वेश्चंस सेम कंसेप्ट से रिलेटेड थे। तो केमिस्ट्री का पेपर का ये कंडीशन था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड एंड बेसिक लेवल का था। अब बायोलॉजी की बात अगर करें तो बायोलॉजी सभी मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है। और बायोलॉजी में जो नीट ने पेपर बनाया था उसका कंप्लीट ऑल क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड था और क्वेश्चन का लेवल भी ऑलमोस्ट बेसिक था। तो वैसे स्टूडेंट जिन्होंने कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड तैयारी किया होगा, वैसे स्टूडेंट को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, जैसा मैं समझता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने भी गोल के स्टूडेंट्स को जिस तरह से गाइड किया था एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन के लिए, और टेस्ट में भी हम लोगों ने एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन ज़्यादातर प्रैक्टिस करवाया था। तो उस कंडीशन में एनसीईआरटी बेस्ड प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं हुआ है और वैसे स्टूडेंट बहुत अच्छा स्कोर बायो में किए हैं। और इसमें अगर 11-12 की बात करें तो 11-12 में ऑलमोस्ट लगभग बराबर था, एक दो का डिफरेंस था। इसमें बॉटनी से क्वेश्चंस ज़्यादा हर साल की भांति इस बार भी 55 क्वेश्चंस आया था और रेस्ट क्वेश्चन जो था जूलॉजी का था। तो बायोलॉजी में ये कंडीशन था। ओवरऑल जो देखा जाए तो ये जो पेपर नीट का बना हुआ था, इसमें वैसे स्टूडेंट जिनका प्रिपरेशन एक बेसिक लेवल का था, वैसे स्टूडेंट भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते थे अगर वो अपने आप को निगेटिव स्कोर करने से कंट्रोल कर लिए होंगे। तो ये असेसमेंट है लगभग। एक और जो पॉइंट यहाँ पे आ रहा था, जैसा सर ने अभी बताया, एनटीए ने जिस तरीके से पेपर बच्चों को अभ्यास के लिए दिया था उसमें कंट्रोवर्सी था। और जब से वो अभ्यास पेपर सामने आया, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हम लोगों को अप्रोच किया कि सर उसके जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो एनसीईआरटी से बाहर का भी है, और बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे थे। और गोल का जो स्टैंड रहा थ्रू आउट, जो टीचर्स ने पढ़ाया है, जो सिस्टम्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे थे बच्चों को, जो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही थी, टोटली एनसीईआरटी था। क्योंकि एनटीए ने अपना मूड दिखा दिया था 2019 में कि जो क्वेश्चन उनके पूछे जा रहे हैं वो बिल्कुल एनसीईआरटी से था। 2017-18 का अगर एनालिसिस किया जाए तो क्वेश्चन का लेवल 10% क्वेश्चन था ऐसा जो एनसीईआरटी का एडवांस वर्जन से हो या फिर उसके कॉन्सेप्ट बाहर से भी हो। लेकिन इस बार 2019 में जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया था, ये बहुत स्पष्ट एनटीए का एक सिग्नल था बच्चों के लिए, इंस्टीट्यूट के लिए, टीचर्स के लिए, कि एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये इशारा समझना चाहिए था। बहुत सारे अच्छे संस्थान और अच्छे टीचर्स ने भी बच्चों को एनटीए के पेपर के बाद बहुत सारी चीजें उन्होंने ऑनलाइन एक्स्ट्रा पढ़ाना भी शुरू किया, जो उनके लिए कहीं ना कहीं से आज उनकी परेशानी बनी होगी। क्योंकि जब आप एनसीईआरटी से बाहर होते हैं, ज्यादा कुछ क्वेश्चंस बनाने के, बड़े लेवल के क्वेश्चन, कैलकुलेटिव क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करेंगे, तो आपका टाइम कंज्यूम होगा और फोकस पॉइंट आपका चेंज होगा। और ऐसे में आपकी प्रैक्टिस अगर घटती है और एक्यूरेसी खराब होता है, जैसे सर ने भी बताया, तो जैसे ही एक्यूरेसी आपकी गिरेगी, आपके रिजल्ट्स वहां से खराब होते हैं। तो क्वेश्चन जब इजी पूछा जाता है तो वहां जो गेम होता है वो एक्यूरेसी पे चला जाता है। एक्यूरेसी होना बहुत जरूरी है। तो एक्यूरेसी जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट करते हैं बच्चों से, बच्चे का प्रैक्टिस उस लेवल पे नहीं होने की वजह से एक्यूरेसी वो मिल नहीं पाता है। ऑलवेज मैं देखता हूँ बच्चों का जिन्होंने कम प्रैक्टिस किया है, वो मोर देन 20-30 क्वेश्चंस गलत करते हैं।
180 क्वेश्चन पूछा जाता है, 170 अटेम्प्ट लेकर अगर 30 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप ऐसे ही बाहर हो जाएंगे कंपटीशन से। जी। तो नॉलेज लेना और कंपटीशन क्वालिफाई करना, ये दोनों दो पहलू है जिसे समझना होगा स्टूडेंट को। सारे बच्चे लगातार नॉलेज गेन करने की कोशिश कर रहे थे, बट गोल उस समय क्या कर रहा था, उस नॉलेज को उस 3 घंटे के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वो 3 घंटा गेम प्लान है, बच्चों को ये समझना होगा। जिनके सिलेक्शन हो रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मेहनत बहुत अच्छी करी थी, लेकिन उनका जो प्लानिंग था, स्ट्रेटजी था, जो रणनीति थी, वो बहुत अच्छी नहीं थी। उन्होंने मेहनत तो किया, बट उनका फोकस पॉइंट, उनका जो जिस तरीके से जिस लेवल पे जाना चाहिए था वो न करके कुछ और कर रहे हैं। गोल को एडवांटेज यहाँ पे हमेशा इसलिए मिला रहा है, इसलिए अगर 97 से 24 साल हो गए संस्थान को काम करते हुए, और थ्रू आउट हम लोगों ने 2 पॉइंट्स को फोकस किया। एक तो कि बच्चों से सेल्फ स्टडी कराया जाए और उनके असेसमेंट उनको खुद पता होना चाहिए कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ, और ये तभी संभव है जब ज्यादा से ज्यादा वो पेपर देंगे। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है, इस लॉकडाउन में भी 100 से ज्यादा टेस्ट पेपर लिए गए, ऑफलाइन भी जब तक बच्चे थे हमारे पास, और ऑनलाइन भी हम लोगों ने लिया है 100 से ज्यादा पेपर। जैसा सर ने अभी बताया कि पेपर को अगर एनालाइज करें तो बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से पूछा गया गोल में था, और यही क्वेश्चन पूछे गए फाइनल में। तो वो बच्चे जो पहले देखे थे क्वेश्चन, जिसे उसे मिला था और पहले उन्होंने सॉल्व किया था, उनके अंदर एक स्वाभाविक कॉन्फिडेंस था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कल बताया कि 2.5 आवर्स में हमने पेपर कंप्लीट कर लिया, उसको कोई वो पैनिक नहीं किया, उसकी स्पीड इतनी अच्छी थी, उसकी एक्यूरेसी अच्छी थी। अंडर 10 मतलब सिंगल डिजिट में वो रॉन्ग किया है बच्चा। तो मुझे लगता है कि ये सब तब संभव हुआ जब गोल की पूरी टीम जिस तरीके से बच्चों को प्रोवाइड किया है पूरे साल, और पेंडेमिक में भी सारी चीजें दे रही थी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा प्रयोग रहा है गोल का इस बार, और उम्मीद करते हैं इसके रिजल्टेंट्स भी सामने आएंगे। यस, सो दैट इज वेरी ट्रू सर। और अगर इसको पूरा एनालाइज करें, अगर असेसमेंट पेपर को इन 2 वर्ड्स, तो स्टिक टू योर बेसिक्स। यानी आप जैसा सर ने बताया कि 11th एंड 12th की जो बेसिक चीजें थी एनसीईआरटी की, उस पे वो स्टिक करते। द ओनली बिगेस्ट थिंग वाज टू बी डन वाज द प्रैक्टिस। और अगर इन द कोविड सिचुएशन में अगर मई में एग्जाम कैंसिल भी हुए होंगे, और वैसे बच्चे जिन्होंने स्टेबिलिटी रखा हुआ कि नहीं ठीक है कम वॉट में मैं प्रैक्टिस करते रहूंगा, तो वैसे बच्चे अगर बाय द वे मई में भी अच्छा नहीं कर पा रहे होंगे, लेकिन उनको जो मई, जून, जुलाई और अगस्त जो 4 महीने मिले होंगे, उन्होंने उसमें प्रैक्टिस करके अपने आप को अच्छा कर लिया होगा। तो ये एक बड़ा फैक्टर है जो कि उसमें ऐड ऑन हो सकता है। वेरी ट्रू। सो इस क्वेश्चन से तो ये मिलता है कि भाई कम वॉट में यू शुड स्टिक टू योर बेसिक्स एंड यू शुड ऑलवेज कीप ऑन विथ योर प्रैक्टिस। वेरी नाइस सर, मुझे भी आज इस मीटिंग से बहुत सारी चीज़ों को सीखने को मिलेगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कैसे होता है, तो इसके बाद टेक्निकलिटीज आ जाती है। नीट की जो टेक्निकलिटी है वो एक टेक्निक डिफाइन किया गया है उसमें नीट के सीट्स के अलॉटमेंट को लेके। उसमें कुछ कोटा हैं जो स्टेट लेवल पे हैं और नेशनल लेवल पे हैं। तो इसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, जो गोल से हमारे एक्सपर्ट है एकेडमिक सेट, और पूरी की पूरी जो काउंसलिंग है वो आनंद सर ही देखते हैं यहाँ पे। तो मैं आनंद सर से पूछना चाहूँगा कि सर ये जो कोटा 15% कोटा जो ऑल इंडिया कोटा है, इसमें एक बहुत ज़्यादा जो सवाल जो बच्चों का आता है वो ये होता है कि उन्हें कौन सा कॉलेज मिलेगा। डायरेक्टली वो ये जानना चाहते हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। वो अपने स्कोर को बताना चाहते हैं, अपने रैंक्स को बताना चाहते हैं, बताते हैं कि मेरा ये स्कोर होगा, बट इसके बेसिस पे मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये मोस्ट शॉर्टेड क्वेश्चन है और मैं ये आपसे पूछना चाहूँगा सर। बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने पूछा है गौरव जी, और मुझे लगता है कि नीट का एग्ज़ाम देने के बाद अभी मैक्सिमम ऑल ओवर इंडिया में जितने बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है, उसके बाद उनके दिमाग में यही चल रहा है कि मेरा सिलेक्शन की संभावना कहाँ तक है, या अगर मेरा सिलेक्शन होता है तो कौन सा कॉलेज हमें मिल सकता है। तो इस सवाल को हम लोग सबसे पहले इस तरह से डिफाइन करें कि कट ऑफ जो होता है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है। आप क्वालिफाई करते हैं या कट ऑफ को क्रॉस करते हैं, ये 2 चीज़ें हो जाती है। नीट में क्वालिफाई करने का मीन्स ये नहीं है कि आपको कॉलेज में सीट्स मिल जा रहे हैं, क्योंकि सिलेक्शन का जो रेशियो है वो ऑलमोस्ट आपका 1% या इससे भी कम हो जाता है। तो बहुत यहाँ ज़रूरी है कि कट ऑफ को समझा जाए। और कोई भी नीट का एग्ज़ाम या फिर आपका जेई का एग्ज़ाम होता है तो कट ऑफ इस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है, मेरा मानना है। पहला कि कितने नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसमें अपीयर हुए हैं। दूसरा इस पर डिपेंड करता है कि पेपर का डिफ़िकल्टीज लेवल क्या है, इस पर भी डिपेंड करता है। और तीसरा डिपेंड करता है कि बच्चे का पेपर कैसा गया है, क्या उन्होंने स्कोर करके आए और किस तरह से मार्क्स मैक्सिमम बच्चों ने गेन किया है।
तो ये 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिस पे बहुत हद तक हम ये मान सकते हैं कि नीट का कट ऑफ डिपेंड करेगा आपका, और ये 3 फैक्टर यहाँ पे भी काम कर रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अभी हम बात कर रहे हैं कि ऑल इंडिया में कट ऑफ का क्या कंडीशंस जाने वाला है। तो ऑल इंडिया में आप सबको मालूम होगा कि ऑल इंडिया में अगर आप अदर स्टेट के लिए फाइट करते हैं तो 15% का कोटा होता है आपका, और 15% का अनडाउटली जो कट ऑफ होता है वो आपके स्टेट के कट ऑफ से थोड़ा ऊपर होता है। हालांकि इधर पिछले साल से देखा जाए तो काफ़ी क्लोज होता जा रहा है आपके स्टेट ऑल इंडिया के कट ऑफ में, लेकिन फिर भी ऑल इंडिया का कट ऑफ आपके लिए ऊपर होता है क्योंकि 15% कोटा सीट्स के लिए आप फाइट कर रहे हैं। तो यहाँ पे अब 2 चीज़ें हो जा रही हैं कि ऑल इंडिया का कट ऑफ में अगर आपको जाना है तो अनडाउटली ऑल इंडिया के अगर दूसरे स्टेट के लिए आप फाइट कर रहे हैं तो आपके मार्क्स ऊपर होने चाहिए। हाँ, जिस तरह से अभी बाकी रंजय सर ने बताया था कि पेपर का जो लेवल था, चूँकि मैंने बताया कि एक सेक्शन ये भी होता है कि उस पर डिपेंड करता है कि डिफ़िकल्टीज लेवल क्या है, तो इस बार पेपर का लेवल पिछले साल से कंपेरेटिवली आसान पूछा गया है। तीनों सब्जेक्ट को अगर देखा जाए, आप पेपर अटैम्प्ट लिए हैं तो आपको भी इस चीज़ का महसूस हो गया होगा कि क्या पेपर का लेवल है। तो कट ऑफ अनडाउटली पिछले साल से ऊपर जाने की उम्मीद है। एक सेफ जोन अगर लेकर के देखा जाए कि ऑल इंडिया में क्या जा सकता है, चाहे वो किसी भी स्टेट के बच्चे हों, अगर ऑल इंडिया में आप किसी दूसरे स्टेट के लिए जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट के लिए, जैसे टॉप 10 कॉलेजेस की बात कर ली जाए या टॉप 20 कॉलेजेस की ऑल ओवर इंडिया में बात की जाए, तो कट ऑफ उसका उसी तरीके से डिसाइड होता है। तो फिर भी एक ऑल इंडिया के लेवल पे देखा जाए तो AIQ कोटा में आपका ये मान के चल सकते हैं कि 610 प्लस एक सेफ मान सकते हैं। 610 से लेकर के 615 का जो एक मार्क्स का रेंज आ रहा है, जहाँ पे आप अपने आप को सेफ महसूस कर सकते हैं। ये संभावित कट ऑफ मैं बता रहा हूँ, हालांकि बहुत सारी चीज़ें अभी आनी बाकी है। कल जस्ट एग्ज़ाम हुआ है और अभी जिन बच्चों से हमें बातचीत हुई है, चूँकि हमारे बच्चे न सिर्फ बिहार में हैं बल्कि झारखंड में भी हैं और नेबर यूपी और वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में भी हैं, तो जो चीज़ें अभी मालूम चली इतने कम समय में, उसके आधार पर हमें लग रहा है कि ये रेंज इस तक जाने की उम्मीद है कि यहाँ तक जा सकता है। इससे ज़्यादा कहीं कंफर्ट प्रेडिक्टेबल ये होता है कि जैसे लास्ट ईयर में रैंक के आधार पे देखा जाए, मार्क्स से ज़्यादा कंफर्टेबल या ट्रांसपेरेंट या सूटेबल होता है कि किस रैंक तक आपको मिलने की संभावना है। तो रैंक तो आपको NTA नहीं डिसाइड करके देना है, तो लगभग ये मान सकते हैं कि लास्ट ईयर 12,000 के अप्रॉक्स में रैंक पे गया था ऑल इंडिया का, तो उसी के लगभग मुझे संभावना दिख रही है। उससे बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे डिफर नहीं दिख रहा है। तो ये मान सकते हैं कि अगर आपका स्कोर 610 के प्लस में है तो आपके पास ऑल इंडिया का कोटा दिख रहा है। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया के अगर टॉप लेवल के कॉलेजेस में जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको 650 का प्लस अभी भी जाना पड़ेगा। अगर टॉप 20 कॉलेजेस में जाना चाहते हैं तो 650 और 670 से प्लस आपको जाना पड़ेगा, तब उसके अकॉर्डिंगली आपको रैंकिंग के हिसाब से आपको कॉलेज मिल सकते हैं। एक प्लस पॉइंट मैं इसमें ऐड ऑन कर देता हूँ, क्योंकि इस बार नीट में आपके एम्स भी ऐड ऑन है और जिपमर भी ऐड ऑन है, तो कहीं ना कहीं इस बार जो कंडीशंस बनेगा उसी के अकॉर्डिंगली आपका यहाँ पे डिसाइड होगा। तो थोड़ा सा पिछले साल से ये चेंज करेगा, वेरी करेगा, क्योंकि एम्स के भी सीट्स इसमें ऐड ऑन हो चुके हैं। जितने भी एम्स हैं आपके यहाँ पे हैं, तो लगभग आपके 1200 के लगभग वो सीट्स वहाँ से अटैच होता है और 1200 से ये सीट बढ़ जाएगा इस बार। कारण क्या है कि जिस एम्स में लास्ट ईयर जो नए खुले थे जिसमें 50-50 थे, उसमें 100 हो जाएंगे और जिपमर के आपके 250 सीट्स इसमें ऐड ऑन हो रहे हैं। तो ओवरऑल कंडीशन यहाँ बहुत ही पॉजिटिव है। आई थिंक स्कोर यहाँ पे जाने के लिए एंट्री लेवल बहुत अच्छा खुल जाता है, तो एक यहाँ पे पॉजिटिव साइन दिख रहा है। और ओवरऑल जो 15% कोटा या मैं कहूँ स्टेट कोटा में भी नंबर ऑफ सीट्स आपका बढ़ रहा है, क्योंकि 10% का जो EWS का कंडीशंस आया था, इसको भी मैं थोड़ा सा ऐड ऑन कर दे रहा हूँ, क्योंकि काउंसलिंग का एक ऐसा पार्ट है जो हम लोग एक बार अलग से भी वेबिनार करके इसको बताएंगे। लेकिन ब्रीफ में मैं बता दूं कि अभी नंबर ऑफ सीट्स हर साल 10% के हिसाब से बढ़ भी रहे हैं, तो वो सीट्स भी ऐड ऑन हो रहा है। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे लग रहा है ऑल इंडिया में ये सेफ जोन माना जा सकता है। थोड़ा सा वो डाउन भी हो सकता है या थोड़ा सा अपर रेंज में जा सकता है, बट मिडिल ऑफ दैट मुझे लग रहा है उसकी संभावना है। 610 एंड 615 का एक्चुअली जो अभी सर ने जो बताया पॉइंट्स, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट सामने आया है कि अच्छे कॉलेज में जाने के लिए जो कट ऑफ होना चाहिए वो लगभग क्या होना चाहिए। तो जस्ट प्रेडिक्शन है 650 प्लस। ऐसा पूरे इंडिया में जो भी बच्चे मेडिकल का प्रिपरेशन करते हैं, खासकर नॉर्थ रीजन एंड मिडिल इंडिया से बात करें, तो सबका ड्रीम कॉलेज जो होता है वो दिल्ली होता है। तो मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिन, UCMS, सफदरजंग और एम्स चूंकि एड ऑन हो गया है तो एम्स तो टॉप पे रहेगा। तो एम्स, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिन, UCMS, सफदरजंग, ये कुछ 5 कॉलेज है दिल्ली का, इसके कट ऑफ निश्चित रूप से ऊपर रहेंगे। इसके बाद उसके सेकंड प्रायोरिटी में आता है जैसे किंग जॉर्ज अलीगढ़, BHU, सवाई मानसिंह जयपुर के कॉलेज है, या फिर SETGS मुंबई की कॉलेजेस हैं। ऐसे कॉलेजेस का कट ऑफ थोड़ा जाएगा, बट नीचे जाएगा, बट फिर भी अच्छे कॉलेजेस के लिए ये मानकर चलना होगा 640 प्लस ही चाहिए।
640 प्लस, चूंकि क्वेश्चन इजी पूछे गए थे और इसमें स्कोर करने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। अपीयरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका 11th-12th पे पकड़ होता है। इस बार तो 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा मिला था उन्हें समय, तो निश्चित रूप से उनके रिवीजन अच्छे हुए होंगे। तो जब रिवीजन अच्छा होता है, प्रैक्टिस उनकी अच्छी होती है, तो फिर स्कोर ऊपर जाता है। तो कट ऑफ के बारे में जैसे सर लोग बता रहे हैं, कट ऑफ थोड़ा सा ऊपर जाएगा। और रैंकिंग के हिसाब से जैसे 12,000 बच्चों को पिछले बार मिला था, एम्स और जिपमर एड ऑन हुआ है, 1000 बच्चे का तो ऐसे ही रैंक दिख रहा है कि ऊपर जाना है। और इसके बाद जैसे ये गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में बताया जा रहा है। इसके बाद स्टेट की बात जब आएगी तो स्टेट में कट ऑफ अकॉर्डिंगली होता है। जैसे वेस्ट बंगाल का कट ऑफ नीचे होता है, झारखंड थोड़ा ऊपर होता है, बिहार सबसे ऊपर होता है, यूपी उसके समकक्ष होता है, उड़ीसा की बात करें तो उसमें नीचे जाता है। तो अपने अपने स्टेट का अलग अलग होता है। महाराष्ट्र जहाँ सीट ज्यादा है, साउथ में बहुत सारे स्टेट्स हैं, या फिर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे स्टेट हैं जहाँ पे कट ऑफ बहुत ही नीचे जाता है। तो सबका जो स्टेट की अपनी पॉलिसी है और वहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का जो स्कोर होता है 85% कोटे के हिसाब से जो मिलता है, ये उनका काउंसलिंग का सिस्टम होता है। तो बेसिकली सर ये माना जाए कि जो बच्चे 610 to 615 के रेंज में हैं, वो नेशनल 15% कोटा में अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं। और बाकी जो स्टेट लेवल की जो चीजें हैं, वो जब तक स्टेट लेवल के जो बाकी डेटाज आ जाते हैं, हम फिर उस स्टेट लेवल के बारे में भी फिर बात कर सकते हैं। कट ऑफ जो एक्सपेक्टेशन हम लोगों का जो क्वेश्चंस को फर्स्ट टाइम देखने के बाद और एनालिसिस करने के बाद जो दिख रहा है, वो यही है 85% ±1%। तो वो थोड़ा नीचे जा सकता है 64, 65 to 615 के आसपास में, ये कट ऑफ का रेंज होना चाहिए। हालांकि हम लोग जब काउंसलिंग का जो अगला पार्ट करेंगे कट ऑफ को लेकर के, तो उसमें बहुत हद तक की चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी और तब तक मुझे लगता है कि उसमें ज़्यादा अच्छे से आपको प्रेडिक्ट करके बताया जा सकता है। जी ठीक है सर। मुझे लगता है कि यहाँ तक अभी तक बच्चों को जो है एक लेवल पता चल गया होगा कि वो क्या कर सकते हैं और उनकी क्या लेवल है और वो कहाँ तक करते हैं। आनंद सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट्स बताया पूरी की पूरी काउंसलिंग को लेके। विपिन सर आपने भी बताया कि ये पूरा जो एग्जाम था और प्रैक्टिस और ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। सर हृदय सर आपसे एक सवाल है कि आप बच्चों को ये बताइए कि जो कंपैरिजन हम कर सकते हैं, जो पेपर, क्योंकि आप इसके स्पेशलिस्ट रहे हैं, तो लास्ट ईयर या उससे पहले के सालों में और इस साल में जो पेपर का जो कंपैरिजन अभी आपने किया और लेवल क्वेश्चंस का जो था, उस लेवल को देखते हुए किस तरीके से ये कट ऑफ डिसाइड होंगी और कैसे, इसके पीछे की टेक्निक आप हमें प्लीज समझाइए कि पूरा लॉजिक होता है सर। यस गौरव जी, एक्चुअली लास्ट ईयर से एनटीए एग्जाम ले रहा है नीट का। तो लास्ट ईयर में 2019 में जो पेपर बनाया गया था एनटीए के द्वारा, तो उसमें हम लोग जब सॉल्यूशन तैयार करवा रहे थे तो उसमें हम लोग को ये दिखा था कि एज कंपेयर टू दिस ईयर, लास्ट ईयर अप्रॉक्स 7-8 क्वेश्चन जो ऐसे थे जो ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे और कॉम्प्लिकेटेड थे, जिसमें रॉन्ग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा था। लेकिन इस बार के जो क्वेश्चंस थे लेस कंफ्यूजिंग थे और उसमें रॉन्ग की पॉसिबिलिटी कम था। तो कट ऑफ जो जाता है उसी पे डिपेंड करता है कि जो एवरेज स्टूडेंट हैं, मतलब जो एक्सेलेंट हैं वो तो परफॉर्मर बनते हैं, बट जो कट ऑफ जाता है वो निचले लेवल तक जो नीट के रिक्वायरमेंट और लेवल को मीट करते हैं स्टूडेंट्स, तो उन पे डिपेंड करता है। तो उसमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन में कंफ्यूजन जितना ज़्यादा होता है उतना ही रॉन्ग की पॉसिबिलिटी बढ़ता है और उसी के कारण कट ऑफ वेरी करता है। तो कल जब हम लोगों ने पेपर को सॉल्व किया था, पूरा टीम जो गोल सॉल्व किया, और मैं बताना चाहूँगा कि हमारा गोल का टीम सबसे पहले पूरे इंडिया में क्वेश्चन सॉल्व करके स्टूडेंट्स को दिया। मुझे भी याद सर, कल जब हम लोगों ने लॉग इन किया तो सबसे पहले गोल का ही हमें दिखा था आंसर की जो आया था। तो उसमें सॉल्यूशन में ये हम लोगों को स्पष्ट दिखा कि लगभग 7-8 क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसे जरूर थे जो पिछली बार से ज़्यादा कंफ्यूजिंग थे। अगर उन 7-8 क्वेश्चन का मार्क्स आप कैलकुलेट कर लें तो 32 मार्क्स होता है। पिछले बार का जो कट ऑफ आपका गया है लगभग 80 के आसपास गया है। 580 मार्क्स पे ऑल इंडिया 15% कोटा गया है। अब उसमें 30 आप कैलकुलेट कर लें तो हो जाता है 610। तो इस कंडीशन में इतने मार्क्स ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी बनता है
दैट्स वाई इस ईयर एटलीस्ट पिछले बार से कंपैरेटिवली ज्यादा कट ऑफ जरूर जाएगा। मतलब ये है सर कि पूरा पेपर जरूर इजी रहा, हाँ। लेकिन क्योंकि कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस का नंबर्स जो था वो ज्यादा है, तो इसके कारण जो है वो पिछले बार ज्यादा था, हाँ, इस बार कम है। हाँ। हाँ, तो बहुत सारे जो अदर इंस्टीट्यूट्स हैं अपना प्रेडिक्शन कर रहे हैं, कुछ कम बता रहे हैं कट ऑफ जाएगा, कुछ ज्यादा बता रहे हैं, बट लॉजिकल पॉइंट ये है कि कंफ्यूजिंग क्वेश्चन पिछले साल ज्यादा था, इस बार सर कम है, इसलिए कट ऑफ उतना। मुझे याद है कि सर पिछले साल एनटीए भी जो उन्होंने जो रिलीज किया था ये आंसर की, उसमें भी कंट्रोवर्सी आया था। कंट्रोवर्सी हर साल होता है, 2-3 क्वेश्चंस ऐसे होते रहे हैं हमेशा, पिछले 24 ईयर से एक्सपीरियंस है हम लोग का गोल का। तो पहले तो बोनस मार्क्स के क्वेश्चन आते थे, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम लोग निकालते थे, क्वेश्चन पेपर तो बाहर आता नहीं था, बट जब से क्वेश्चन पेपर बाहर आने लगे हैं और आंसर्स जो टीचर देते हैं या इंस्टीट्यूट जो दे रहे हैं वो अपने हिसाब से अपने लेवल पे उनका आंसर सही भी होता है, बट चूंकि 11th-12th के लेवल पे क्वेश्चंस बनाए गए हैं और उन बच्चों का ही टेस्ट लिया जा रहा है। हमारे टीचर्स हो सकता है ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और रिसर्च के लेवल पे वो उन चीज़ों को देख रहे हों और उसके आंसर्स कर रहे हों, तो आंसर कई बार चेंज होता है। जो नीट का पेपर का जो फाइनल उनके तरफ से अथॉरिटी की तरफ से जो क्वेश्चन आता है और हमारे तरफ से आंसर आते हैं, उसमें 1-2 क्वेश्चन में हमेशा डिफरेंसेस देखा जाता है, बट फाइनल जो होता है वो एनसीईआरटी को ही माना जाता है। यदि एनसीईआरटी में कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आउटडेटेड हो चुके हैं, वो गलत हो सकता है आज के रिसर्च पे, लेकिन फिर भी वही एनसीईआरटी के उस पॉइंट्स को सही माना जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि जो टेस्ट लिए जा रहे हैं वो 11th-12th के बच्चों का लिया जा रहा है, ना कि रिसर्च करने वाले का। एक बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक पॉइंट और निकल रहा था कि संस्थान की बात होती है, अपनी अपनी रणनीति होती है, तो कुछ संस्थान का ऐसा भी, बच्चों के बच्चे आते रहते हैं अलग अलग संस्थान से, तो अपनी अपनी चीजें बताते हैं। तो एम्स को एड ऑन होने की वजह से बहुत लोगों को ये प्रेडिक्शन कर रहे थे कि एसर्शन रीजन पूछा जाएगा, वो क्लियर हो गया कि एसर्शन रीजन नहीं पूछा जाएगा जब प्रोस्पेक्टस में। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है एसर्शन रीजन अगर ना पूछेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे लॉजिकल होंगे जो बच्चों को परेशान करेगा। तो सबका अपना अपना प्रेडिक्शन होता है, उस पर कोई कमेंट नहीं है, सबका अपना समझ है, अपना लेवल है, अपने लेवल पे वो लोग काम करते हैं। बट जो संस्थान गोल ने पिछले 24 वर्षों में काम किया है, हर बच्चे से मिलना, जो गोल के टॉपर्स हैं या फिर किसी भी संस्थान में पढ़े हों वो, या स्कूल से ही पढ़ के वो टॉप किए हैं, तो संस्थान हमेशा उन बच्चों से जाकर आज भी सीखती है। ये इसकी ब्यूटी है, ये खूबसूरती है, और ये सिखाता है सिस्टम को। तो जिन बच्चों ने रिजल्ट्स अच्छे दिए, वो किस कंडीशन में उन्होंने पढ़ाई किया, किस तरीके से वो अच्छे रिजल्ट तक पहुंच पाए, उन सारे रहस्य भी सीखे जाते हैं हमारे संस्थान के एक्सपर्ट के द्वारा, और तब इतने कॉन्फिडेंस के साथ चीजों को रखी जाती है। जो प्रेडिक्शन की बातें अभी हो रही है, आप यदि देखें तो पिछले कई साल का प्रेडिक्शन गोल के द्वारा जो दिया गया है वो ऑलमोस्ट मिलता है। 1-8 साल की बात करें, थोड़ा आगे पीछे हुआ है, बट ओवरऑल आप 2004 के बाद से जब से प्रेडिक्शन हम लोग करना शुरू किए, जब से पेपर बाहर आने लगे, तब से अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस हम लोग प्रेडिक्शन के बड़े करीब होते हैं, और कई बार तो एग्जैक्ट भी हम लोग का मिला है। और पहली बार प्रेडिक्शन करने का जो परंपरा का शुरुआत रहा है वो गोल संस्थान के द्वारा हुआ है। ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई अभिमान में नहीं। मुझे भी याद है सर कि इससे पहले भी एक बार और भी नीट आया था, जब उस समय एप्लीकेशन होना था, और उस समय भी बहुत सारे कॉलेजेस, तो उस समय कई एक संस्थान थे जिन्होंने जो रैंक बेसिस पे सिलेक्शन बताना शुरू कर दिया था। हाँ, बट आप लोगों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उस समय इस चीजों को कहा था कि कितने रैंक्स पे मेडिकल 2013 की बात करें आप, 2013 में जब नीट पहली बार आई थी और जितने बच्चों को क्वालिफाई किया गया था, जैसे सर ने कहा कि क्वालिफाई करना और रैंक लिस्ट में आना दोनों में फर्क है, तो जैसे ही क्वालिफाई किए थे बच्चे, उन्हें मिठाइयाँ उन्होंने बांटना शुरू कर दिया। उस समय 28,000 40,000 रैंक वाले भी मिठाई बांट रहे थे, तब सीट्स इतने नहीं थे, और कोटा जो स्टेट का वो अलग था, ऑल इंडिया का कोटा 50% के लिए 28,000 रैंक वाले भी मिठाइयाँ बांटना शुरू किए, उनके पास एक होप था। लेकिन हकीकत तो यही था कि उतने को मिलना नहीं था, सीट्स थे नहीं आपके पास ऑल इंडिया 15% कोटा को। हम लोगों ने स्पष्ट, आज भी हिंदुस्तान में हम लोग का वो निकला था, वो हम लोगों का एडिटोरियल था, वो एड जो था और बाकी सारी चीजें हम लोगों ने प्रेडिक्शन किया था, वो सामने था, और हम लोगों ने स्पष्ट कहा था कि 7,500 तक लगभग जाना चाहिए मैक्स टू मैक्स, और 7,200 पे वो समाप्त हुआ था। तो प्रेडिक्शन किए जाते हैं बहुत सारे एंगल्स को मिलाकर, और वो एंगल तब तक नहीं आप मिला सकते हैं जब तक उसमें आपका अपना रिसर्च और अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, बच्चों से मिलकर बात करने के बाद समझकर, और कई साल का डेटा को सामने रखते हैं
उसके बाद प्रोडक्शन होता है वो सारा ज्यादा अच्छा पॉइंट होता है। यही है कि बेसिकली आप बच्चे जो हैं सिर्फ एक स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करें बिल्कुल, बिल्कुल। कि ये कट ऑफ ऐसे हो जाएगा, आप उस स्टेटमेंट के पीछे की लॉजिक को लॉजिक समझने को की भी बिल्कुल कोशिश करें। बहुत जैसा सही। रंजय सर ने अभी बहुत सही तरीके से बताया कि लास्ट ईयर कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस का जो नंबर्स था वो ज्यादा था और इस साल जो है कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस का नंबर्स कम है। शायद ये वजह है एक ये और लॉजिक मैं देना चाहूंगा कि पिछले साल से कंपैरेटिवली इस बार के जो क्वेश्चंस थे वो लेस कैलकुलेटिव थे और स्टूडेंट को टाइम प्रॉब्लम इस बार बहुत ही रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस मिला है। Yes, अदरवाइज very मोस्ट true. ऑफ द स्टूडेंट्स को टाइम प्रॉब्लम नहीं नहीं हुआ है, मिला था। तो इस कारण से भी कट ऑफ का ग्राफ स्वाभाविक है कि एक्यूरेसी थोड़ा लेवल ऊपर ही चला एक बड़ा फैक्टर है, मतलब वो क्योंकि speed calculation and ज्यादा accuracy नहीं का जो करना पार्ट था। है। हाँ, सर आप कुछ बोलना चाह रहे थे और? जी यही बात था अच्छा, और कुछ पॉइंट्स था इसमें। तो ये है कि पूरा का पूरा जो कट ऑफ होता है, आप बच्चे ये समझ लीजिए कि ये पूरी लॉजिक है, उसके पीछे पूरी लॉजिक काम करती है कि कैसे ये कट ऑफ आ सकता है और किस तरीके से ये काम कर सकता है। जी मेरा ये यहाँ पे जैसे जिस पॉइंट्स पे रखा गया अभी एनालिसिस हो रहा है क्वेश्चन पेपर और उसके रिजल्ट जी का। सर। बट ये हर समय बच्चों को जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को ये समझना होगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन होता है उसमें उनका लॉजिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्वेश्चन मॉडरेटर जिस तरीके से क्वेश्चन में चेंज ला रहे हैं पिछले 15 साल में, अगर आपने देखा होगा या 20 वर्षों में देखा है पेपर को, तो वो चेंजेस आ रहे हैं, उस चेंज के साथ चलना चाहिए संस्थान को भी और छात्र को भी। ये जो प्रॉब्लम आ रहा है एनालिसिस का, और जैसा हम लोगों ने कहा कि बहुत लोगों ने अपने अपने तरीके से एनालिसिस किया, परसेंटेज कट ऑफ, बहुत सारी चीजें आप लोगों ने कहा कि इसे लॉजिकल समझा जाए इस तरीके से। इसी प्रकार मैं कहूँ कि प्रिपरेशन जो होता है वो भी लॉजिकल समझना होगा। ऐसे नहीं कि कहीं भी गए संस्थान का चयन करते समय आप बहुत जितनी समझदारी होनी चाहिए वो नहीं किया आपने, किसी का सजेशन फॉलो कर रहे हैं तो कैसे फॉलो करना चाहिए, कितना अनुभव है, कितना डेप्थ है और किस चीज को बताया जा रहा है, इन सारी चीजों में बारीकी से समझना होगा। और हमेशा लॉजिकल पॉइंट्स पे बच्चों को तैयार करना होगा अपने आप को, किस लेवल पे पेपर पूछे जाते हैं, कैसे उसमें चेंजेज आ रहे हैं, क्वेश्चन मॉडरेटर के दिमाग में कितने तरीके से एंगल चेंज कर रहा है क्वेश्चन को लेकर। ये सारी चीजें ट्रेनिंग का पार्ट है जो गोल संस्थान इतने दिनों से देते आ रही है। शायद यही वजह है कि इतने साधारण स्टूडेंट अपने संस्थान में मैंने देखा है, हिंदी मीडियम से पढ़कर आने वाले, इंग्लिश उनकी अच्छी नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं पहले, तो उसके पहले डिक्शनरी उनको सामने रखना पड़ रहा है पढ़ने के लिए, और इतने साधारण स्टूडेंट्स इतने अच्छे स्कोर कर जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम लोग कोई मंत्र सिखाते हैं, या फिर ऐसा तो नहीं कि उनके बदले में हम पढ़ाई करते हैं या हमारे टीचर पढ़ाई करते हैं। टीचर को जितना पढ़ाई करना है, सिस्टम को जितना काम करना है, वो सबके लिए किया जाता है। लेकिन वो छात्र से जब मेहनत करवाया जाता है, जब लॉजिकल पॉइंट पे उनको ट्रेंड किए जाते हैं, जब आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं कंपटीशन में, उसकी ट्रेनिंग थ्रू आउट कई टेस्ट के माध्यम से जब करवाए जाते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी, उनके अंदर उसके कारण आत्मविश्वास, ये सब मिलकर रिजल्ट में कन्वर्जन होता है। तब हम कहते हैं एक साधारण स्टूडेंट भी कैसे इतना अच्छा रिजल्ट दे सकता है। उसका जो मंत्र है वो यही है। तो जो भी छात्र, अभी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने काफी मेहनत करी थी बट रिजल्ट से वो दूर रह रहे हैं, उनका कट ऑफ नहीं अच्छा आ रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। नॉलेज लेवल पे एक लेवल की लड़ाई है, उस नॉलेज के बाद कॉन्फिडेंस लेवल की लड़ाई, टेक्निकल लेवल की लड़ाई, ये सारी लड़ाइयाँ हैं। आप कभी ऐसा ना समझे कि मैंने पढ़ाई कर लिया, बहुत अच्छे संस्थान, बहुत अच्छे टीचर से मैंने पढ़ ली, अब मेरे रिजल्ट्स हो जाएंगे। यहाँ सावधान होना होगा बच्चों को, सिर्फ पढ़ाई करना नहीं, पढ़ाई के साथ साथ जो कंपटीशन का जो रहस्य है वो समझेंगे, तब 3 घंटे में वो पूरा कर पाएंगे और तब वो 10,000 के अंदर रहेंगे। सर यहीं पे मेरा आगे का भी सवाल है, जिसको आधा तो आपने बता ही दिया है कि सर जो बच्चे, अब तो एक बात हो गई कि जो जिनका स्कोर आ रहा है, जैसा आपने बताया कि वो कट ऑफ में आ जाएंगे, जो क्वालिफाई कर सकते हैं, और इसके बाद, लेकिन सर एक बात जो मैं समझा और मुझे लगता है बाकी बच्चों को भी समझ है कि the early you start the better it is। जितना जल्दी आप स्टार्ट करते हैं उतना जल्दी आप समझ सकते हैं चीज़ों को। मुझे भी कुछ बच्चों का मैसेज आया था और कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि उनकी तबीयत खराब हो गई, सर अब मैं आगे क्या करूं, नहीं समझ में आ रहा है। मैंने उनसे पूछा भी कि आपको क्या मार्क्स आने वाले हैं, उन्होंने बोला बहुत कम मार्क्स है, वो मार्क्स नहीं बता पा रहे थे कितना मार्क्स। तो मैंने उनको एक स्टेटमेंट ये भी दिया था कि आप द अर्ली यू स्टार्ट द बेटर इट इज, आप 2021 की तैयारी की। और मेरा क्वेश्चन अब नेक्स्ट ये भी यही है सर आपके लिए कि वैसे बच्चे जिन्होंने अभी आंसर की से अपने मैच कर लिया होगा और उन्होंने अपने स्कोर्स को मैच कर लिया होगा, अब वो समझ चुके हैं कि इस साल शायद वो आगे बढ़ सके या क्वालिफाई कर सके या कैसे करना चाहिए, तो उन बच्चों के लिए सर आपके लिए क्या रणनीति होनी चाहिए वैसे बच्चों के लिए जो
कम स्कोर कर रहे हैं। बहुत सही आपने बताया। बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास भी कॉल आ रहा है, कुछ पेरेंट्स का आ रहा है कि सर मैंने बहुत गलती किया, वो किसी और संस्थान का नाम ले रहे थे। मैंने कहा कि देखिए संस्थान खराब नहीं होता है, संस्थान में टीचर भी अच्छे होते हैं, सबका रिस्पेक्ट है और सब लोग अपने लेवल पे मेहनत करते हैं। उनकी मेहनत पे क्वेश्चन नहीं उठाया जा सकता है। संस्थान, हर संस्थान, कोई ऐसा नहीं चाहेगा कि मेरे बच्चों का रिजल्ट ना हो। सभी लोग चाहेंगे कि मेरे स्टूडेंट्स का रिजल्ट हो और सब अपने लेवल पे काम करते हैं। लेकिन बात है कि जीतेगा कौन और कौन सा संस्थान अच्छे तरीके से वो सारी चीजें प्रोवाइड करेगा। उसमें अनुभव एक बहुत बड़ी बात होती है। अगर 24 इयर्स गोल ने एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड किया है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और कई स्टेट में, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, बनारस, हर जगह सेंटर्स संस्थान के खोले गए जहां पे बच्चों को सर्विसेज दी गई, बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ। कहीं ना कहीं से उनके माइंडसेट को परखने और पहचानने का जो अनुभव हुआ है पिछले 24 वर्षों में, ये कॉन्फिडेंस के साथ आज संस्थान से जुड़ा हुआ है और यही कॉन्फिडेंस छात्रों को रिजल्ट के लिए सपोर्ट करता है। मेहनत स्टूडेंट को करना है। 90% कंट्रीब्यूशन रिजल्ट में सिर्फ स्टूडेंट का होता है। हम संस्थान और टीचर और पेरेंट्स सब मिलकर 10% ही कंट्रीब्यूट करते हैं उनके रिजल्ट के लिए। इसलिए मेरी बातें जहां तक पहुंच पा रही है छात्रों तक या पेरेंट्स तक, पहले तो ब्लेम ना करें किसी भी संस्थान, किसी टीचर का या अपने आप पे कि मैंने गलत डिसीजन लिया, मेरे साथ गलती हो गई। अब जो गलती हो गई उस पर रिग्रेट नहीं करना है, उसमें परेशान नहीं होना है। आगे क्या करना है ये तय करना है। अब आपको चयन करना होगा एक अच्छे संस्थान का जिसके पास अनुभव है, एक ऐसा टेक्निकल सपोर्ट देने वाली व्यवस्था का जो आपके बच्चों को 3 घंटे के लेवल पे तैयार करने की कोशिश करे। हमने अपने इंट्रोडक्शन में ही कहा कि हम अपनी तैयारी जो छात्रों का करवाते हैं उसमें टेक्निकल लेवल पे उसकी रणनीति तैयार करवाकर उस 3 घंटे के लायक हमारी तैयारी कैसी है, बच्चों की किस तरीके से वहां जाके वो एक्ट करेंगे, इस पे थ्रू आउट हम लोगों का नेट प्रैक्टिस होता है। हम लोग एक कोच हैं, हम अपने प्लेयर्स को उस लेवल पे ट्रेंड करते हैं। पिच पे जाकर शॉट उन्हें लगाना है, जीत हासिल करने में कंट्रीब्यूशन उनका होना है। हम लोग तो तालियां बजाते हैं बाहर बैठकर, ये अफसोस कर सकते हैं कि मैच हमने जीता या हारा। तो मैं खासकर पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने कहीं भी पढ़ाई किया हो, उनका पढ़ाया हुआ वेस्टेज नहीं हुआ है, उस पर भी आपको भरोसा करना है। हाँ, उसे शेप में बनाने के लिए, उसको तराशने के लिए एक एक्सपर्ट की जरूरत होती है जिसमें संस्थान इतने सालों से काम कर रही है। 24 वर्षों में जो अनुभव सीखा है, इस अनुभव के साथ छात्रों को साथ हम लोगों ने जुड़ा है। इसके बाद छात्र जब पढ़ने आते हैं तो सिर्फ पढ़ाई ही नहीं चाहिए, पढ़ाई के साथ उनको प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है पढ़ने के समय, रहने के समय, दोस्तों के साथ डिस्कशन करने का पार्ट को लेकर बहुत सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं जो छात्रों को ट्रेंड किया जाता है। मैंने ट्रेनिंग शब्द इसलिए लिया है नाम। जैसे गोल एजुकेशन विलेज की बात करें, वहां के बच्चे सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लगातार पिछले 3 वर्षों में टॉपर्स वहां से दिए गए हैं। तो गोल एजुकेशन विलेज में आखिर क्या होता है ऐसा? तो एक व्यवस्था ऐसी है जहां पे छात्रों को कैंपस में वो सारी सुविधाएं दी जाती है जो उनकी जरूरत की है। वो सारे जो डिस्ट्रैक्शंस के पॉइंट्स हैं उससे उनको दूर रखा जाता है और शायद ये वजह है कि फोकस्ड वो हो पाते हैं अपनी पढ़ाई पे। और कोई भी साधारण बच्चा अगर फोकस्ड होकर 6 महीने भी पढ़ाई कर लेता है, उनके रिजल्ट्स हो जाते हैं। तो गोल एजुकेशन विलेज में छात्रों को जिस तरीके से वहां रखा जाता है, उन्हें बाहर नहीं निकलना है, सारी व्यवस्था अंदर में ही है। हाँ, बाहर निकलने का अगर रियल रीजन है तो वहां जाते हैं, देखते हैं, डॉक्टर्स की जरूरत है, डॉक्टर वहां पहुंचते हैं, एम्बुलेंस है, बाकी सारी सुविधाएं उनको दी जा रही है कि वो बाहर जाने का कोई जरूरत महसूस ना करें और पूरा कंसंट्रेशन उनकी पढ़ाई पे हो। दूसरा फायदा क्या होता है, बहुत सारे इक्वल लेवल के स्टूडेंट वहां बैठे हुए हैं और एक दूसरे के साथ उनका कंपटीशन है। हर बच्चे का साथ रूटीन सेट किया जाता है, उसका डिस्कशन पार्टनर्स होते हैं, उस डिस्कशन के बाद जो फिल्टर क्वेश्चन होता है वो दूसरे ग्रुप के साथ शेयर होता है। चारों ग्रुप में जब वो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होता है फिर टीचर के पास जाता है। ये सब क्या है? ये एक टेक्निकल पहलू है जो बच्चों को सेल्फ स्टडी करने के लिए प्रमोट कर रहा है। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन गलत हुआ और डायरेक्ट टीचर हमारे पास आप चले जाइए और टीचर आपको सॉल्व करेंगे। पहले खुद की कोशिश करनी है, इसके बाद टीचर पे जाए। और यही प्रक्रिया है जो छात्रों का लेवल को ऑटोमेटिकली इंप्रूव करा देता है और वो वहां तक पहुंच जाते हैं और रिजल्ट एक साधारण स्टूडेंट देता है। इन बातों को समझना पहले जरूरी है, छात्र को भी समझना होगा, पेरेंट्स को भी समझना होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि गोल संस्थान ही सबसे अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि एक साधारण स्टूडेंट जितने संख्या में गोल संस्थान में पिछले 24 वर्षों से लगातार रिजल्ट देते आए हैं, ये निश्चित रूप से संस्थान को अलग जरूर बनाता है। और शायद ये वजह है कि कुछ जो रैंकिंग वगैरह हम लोगों को मिलता है, वैसे तो हम लोग को पता नहीं कि रैंकिंग क्या होती है नहीं होती है,
हमें तो अपना काम करना होता है, रैंक तो डिसाइड करते हैं सोसाइटी और समाज का होता है। तो फिर भी इंडिया टुडे का जो रैंकिंग मिला पिछले 2 वर्षों में और जो हमारा इम्प्रूवमेंट हो रहा है, उत्साहित भी, हमारी टीम भी उत्साहित है उस तरीके से काम करने का। लेकिन नट सेल में मैं आपके माध्यम से हम लोग छात्रों को जो सजेस्ट करना चाहते हैं उसमें इस पॉइंट को जरूर हम रखेंगे कि रिजल्ट एक अलग पहलू है जिसे समझना होगा। सिर्फ पढ़ाई करना, नॉलेज लेना एक पार्ट है, उसे एग्जामिनेशन के 3 घंटे में परसेंटेज में कन्वर्ट करना ये आना चाहिए और हम उसके एक्सपर्ट हैं। ये बात मैं स्वाभिमान में कहता हूँ, अभिमान नहीं है इस बातों के लिए, लेकिन स्वाभिमान में कहते हैं हमारी टीम इसकी एक्सपर्ट है। ये रहस्य हम लोगों को पता है। यस गौरव जी, तो गोल इंस्टीट्यूट उन स्टूडेंट्स के लिए, खास करके जिनका कम स्कोर आया है, उसके लिए कई कोर्सेज डिजाइन किया है। और ये कोर्सेज है कि वैसे स्टूडेंट्स जिनका बहुत कम मार्क्स से छूटा है, उन स्टूडेंट्स के लिए हम लोगों के पास अचीवर कोर्स होता है, अचीवर और अचीवर प्लस होता है। और उन स्टूडेंट्स को खास करके हम लोग एक साथ कैंपस में भी रखते हैं। गोल विलेज, गोल एजुकेशन विलेज हम लोग का एक कैंपस है, जहाँ पर उस कैंपस में एक साथ सारी फैसिलिटीज पढ़ाई से और रेसिडेंशियल फैसिलिटी दी जाती है, जिसमें कुछ यूनिक फीचर्स उसके हैं। जैसे कि लाइब्रेरी, एक ऐसा वहाँ पीसफुल इन्वायरमेंट का लाइब्रेरी बना हुआ है जहाँ 24 आवर्स स्टूडेंट्स पीसफुली बहुत अच्छे तरीके से कंसंट्रेट होकर पढ़ सकते हैं। किस तरह से कंसंट्रेट उन्हें करना है उसको साइंटिफिकली बनाया गया है। तो जिसके कारण उनका सेल्फ स्टडी बहुत अच्छा होता है। और हम लोग हमेशा से ये मानते हैं कि सेल्फ स्टडी इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन क्लास स्टडी फॉर एनी एस्पिरेंट। तो वहाँ सेल्फ स्टडी जब अच्छा होता है तो रिजल्ट अच्छा होता है। इसलिए वैसे स्टूडेंट्स को खास करके हम लोग गोल विलेज के उस कैंपस में रखते हैं, जहाँ ऑल फैसिलिटीज उनको सेम कैंपस में प्रोवाइड करें। दूसरा हम लोग का कोर्स है टारगेट कोर्स। वैसे स्टूडेंट जिनका मतलब 100 मार्क्स से छूटा है या मोर देन 100 मार्क्स से छूटा है, तो वैसे स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स है, जिसमें बेसिक से लेकर टॉप लेवल तक उनको पढ़ाते हैं हम लोग, और उनके लेवल को इम्प्रूव करके फाइनली हम लोग नीट में रिजल्ट दिलाते हैं। उसके अलावा एक और सेल्फ स्टडी बेस्ड कोर्स हम लोग का है, ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। उसमें वैसे स्टूडेंट जो पहले क्लासेस कर चुके हैं, जिनका लेवल बहुत अच्छा है, एक्स्ट्रा क्लासेस का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वैसे स्टूडेंट्स को स्पीड और एक्यूरेसी इम्प्रूव करने के लिए ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में हम लोग इनरोल्ड करवाते हैं, और उससे प्रैक्टिस के थ्रू वो स्टूडेंट अपने आप को परफेक्ट बनाकर अच्छा रिजल्ट लाते हैं। तो ये कुछ कोर्सेस हैं जिस कोर्सेज को हम लोग स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं। इस कोर्सेज के अलावा बहुत सारे एडिशनल फैसिलिटीज पर्सनल केयर से रिलेटेड हैं, जो हम लोग उन स्टूडेंट्स को देकर असेसमेंट करके उन्हें सही तरीके से गाइड करके वहाँ तक पहुँचने में मदद करते हैं। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहूँगा कि विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। अगर आप रियली विनर्स बनना चाहते हैं तो क्विट ना करें, जस्ट स्टार्ट करें, जस्ट स्टार्ट योर प्रिपरेशन। गोल इंस्टीट्यूट आपके हेल्प के लिए हमेशा रेडी है। अगर आप गोल इंस्टीट्यूट का हेल्प लेना चाहें तो हम लोग आपको कोर्सेस और बाकी सारी फैसिलिटीज की मदद से आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाने में भरपूर मदद करेंगे। जो गोल एजुकेशन विलेज का जो पार्ट है उसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए सेपरेट है। हमारे यहाँ जी ये एक्चुअली क्या है कि गोल का एक ट्रेडिशन रहा है, बॉयज एंड गर्ल्स सेपरेट हमारे यहाँ पढ़ते आए हैं। एक जो गोल की एक संस्कृति और संस्कार है वो शुरू से मेंटेन है, और मैं चाहता हूँ कि शिक्षा में इन चीज़ों का बहुत योगदान होता है। और ठीक है, मॉडर्न माइंडसेट और स्टाइल सब लोगों का हो सकता है, लेकिन हम जिस परिवेश में बच्चों को पढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन होना, तपस्वी माइंडसेट होना, घर से थोड़ा दूर रहना, सोशल मीडिया फ्रेंड सर्कल से दूर होना और पूरा फोकस्ड होना, ये जरूरी होता है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही गोल विलेज का निर्माण किया गया है। और ये जो जितने बड़ा कैंपस में ये फैला है और आगे जितना अच्छा हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, इनमें बॉयज़ के लिए अलग और गर्ल्स के लिए अलग सारी अलग व्यवस्था दोनों को दी गई है। और उस लेवल पे जैसे अचीवर कैंपस भी बच्चियों के लिए दिया गया था, वो रिजल्ट्स बहुत अच्छा दे रहे हैं। जैसे सर ने बताया, डिस्कशन करना, वहाँ का माहौल, लाइब्रेरी की फैसिलिटी, एक साथ एक बिल्डिंग में 450-500 बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं। ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने वो बहुत रिसर्च के बाद, पिछले 24 ईयर्स का जो रिसर्च है, तो बहुत सालों के रिसर्च के बाद ये सारी चीज़ें निकल कर आया है, जो रिक्वायरमेंट है बच्चों को, जिसकी ज़रूरत है। और साल या 2 साल मेरे पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो साल 2 साल में उनको
पे उस सांचे में तराशा जाता है। देखिए बहुत सारे जौहरी होते हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन जो जितना अच्छा डायमंड को कट करेगा उतना उसका शाइनिंग आएगा। तो संस्थान में पिछले इतने सालों का अनुभव है, उसको कट करने का तरीका पता हो गया है। इतने बच्चों को उसने तराशा है। आपने जैसे बताया 12,000 से ज्यादा तो सिर्फ मेडिकल में, इंजीनियरिंग के बाद उसके बाद है, उससे अलग है। और बहुत सारे प्राइवेट वगैरह कॉलेजेस का तो हम लोग लिस्ट भी नहीं बना पाते हैं, सिर्फ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हैं। और वो भी साधारण बच्चों का रिजल्ट इतने अच्छे आते हैं, इतने संख्या में आते हैं। कोई भी एक ढंग का स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट आता है, वो रैंकर बन जाता है। तो ये सब कुछ कारण सिर्फ यही है कि एक माहौल है, इन्वायरमेंट है, उसका केयर पार्ट है। बाकी स्टूडेंट का लेवल तो एक ही जैसा होता है, उसे तराशना होता है, वो तराशा जाता है। तो सही डिसीजन लेना है, सही समय पे लेना है, और जो सही समय पे सही डिसीजन लेता है वो जीतता है। तो जीतने के लिए काम करना चाहिए। काउंसलिंग वाले पार्ट को लेकर अगर मैं चाहूँ कि एक बार, चूंकि काउंसलिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम लोगों के पास क्वेश्चन बनकर आ रहा है अभी सर। ये मोस्ट सॉर्टेड क्वेश्चन भी है कि काउंसलिंग को लेके तो ये अब सबसे बड़ा अगला सवाल यही है अगले 1-2 महीने में जो रहेगा। तो मैं आनंद सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आगे काउंसलिंग को लेके क्या चीजें रहेंगी, और गोल का सिस्टम इसमें कैसे बच्चों को हेल्प करेगा काउंसलिंग को लेके। तो आप प्लीज हमारे बच्चों को इसके बारे में। बहुत सही सवाल किया है गौरव जी आपने। यहाँ पे 1-2 पार्ट में चीज़ों पर रख देता हूँ। एक जो अभी जिसकी चर्चा चल रही थी कि ये कि हमारी क्या व्यवस्था है, क्या तैयारी है वैसे स्टूडेंट जो किसी कारण से लग रहा है कि इस बार कट ऑफ से काफ़ी पीछे रह जाएंगे, नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे। अब आपको सिनेरियो इस तरीके से देखना होगा कि अब आपके पास 1 ईयर का टाइम नहीं है। क्योंकि पहले हम लोग मई से तैयारी करते थे तो मई टू मई 1 ईयर का अप्रॉक्स टाइम मिल जाता था। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि आपका सितंबर में एग्जाम हुआ है, तो ये सेशन भले ही ये लेट है, लेकिन अगला सेशन जो आपका है वो मई के ही अप्रॉक्स में ये बहुत वैलिड पॉइंट है। तो सिर्फ 7 मंथ्स का आपके पास कैलकुलेटेड टाइम है। इस बीच में आपके बहुत सारे फेस्टिवल, ओकेजन और बाकी बहुत सारी चीज़ें आनी है। तो जिसकी अभी चर्चा आप सब लोग कर रहे थे सर कि लेट करने का मतलब है कि अब आप अपने आप को ही आप नहीं चाहते हैं कि क्वालिफाई करें। तो 7 मंथ्स इज ए वेरी कैलकुलेटेड टाइम। अप्रॉक्स 100 चैप्टर्स आपके पास हैं और उस पर आपने अपना ग्रिप बनाना है, लेवल बढ़ाना है और क्वालिफाई बेहतर कॉलेज के लिए इस बार आप फाइट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जितना जल्द से जल्द हो सके पैरेलली, रंजित सर ने भी बताया कि पैरेलली आपकी काउंसलिंग और बाकी चीज़ों सपोर्ट करने के लिए गोल संस्थान है। आप उस चीज़ को आप हम लोग पे छोड़ दें, लेकिन पैरेलली आप अपनी शुरुआत करने तैयारी कर। तो मुझे लगता है कि ज़्यादा अच्छा उनके लिए होगा वैसे स्टूडेंट्स के लिए। जो सबसे बड़ा सवाल था काउंसलिंग का, मैं जानता हूँ कि एक सबसे बड़ा आपके अंदर ये सवाल चल रहा होगा कि काउंसलिंग का क्या कंडीशन होगा, ऑल इंडिया का क्या स्थिति है। बहुत सारी चीज़ें अभी हमने क्लियर नहीं किया चूँकि समय का अभाव है। तो एक प्रॉपर हम लोग सेशन ही रख रहे हैं काउंसलिंग को लेकर के। उस काउंसलिंग में हम लोग ऑल इंडिया के जो कट ऑफ हैं उसको भी हम लोग टच करेंगे और स्टेट लेवल के जो कट ऑफ्स हैं उसको भी हम लोग टच करेंगे। खास करके जैसे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार, झारखंड तो कॉमनली है ही हमारा स्टेट लेवल पे। इसके अलावा उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, या नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हो गए, आसाम हो गए। तो हम लोग कई स्टेट्स को उसमें लेकर के चलेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो काउंसलिंग सेशन होगा ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। बहुत हद तक आपके अंदर जो ये क्वेरी चल रहा है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। प्रेडिक्शंस हम लोग का जो रहता है, जैसा सर ने भी पहले बताया है कि ऑलमोस्ट वेरी क्लोज टू दैट जो कि आपको मिलने वाला होता है, चूँकि 24 सालों का इस चीज़ पे बहुत बड़ा रिसर्च किया गया है। तो मुझे लगता है कि वो प्रेडिक्टेड हम लोग ले करके चल रहे हैं। प्रेडिक्शंस के काफ़ी क्लोज रहने की हम लोग कोशिश करते हैं। और टेंटेटिव में बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता है कि डिले करना अच्छा रहेगा। तो आई थिंक वेडनेसडे का हम लोग एक टेंटेटिव डेट लेकर के चल रहे हैं। मुझे लगता है कि सब लोग, हमारी टीम पूरी ओके है, क्योंकि इसमें पूरी की पूरी टीम हमारी वर्कआउट करती है। पूरी टीम का एक कंट्रीब्यूशन होता है कि पूरा कट ऑफ को कैसे तैयार करना है, कैसे क्लोज कट ऑफ तक हम लोग पहुँचना है। तो मुझे लगता है बहुत सारे सवालों का ये जवाब आपको मिल जाएगा उस दिन, वेडनेसडे के दिन। और मुझे लगता है कि उसके बाद से आप अपनी रणनीति तय कर सकते हैं, क्योंकि अभी NTA का OMR शीट और आंसर की अभी आना बाकी है। तो बहुत हद तक उसके बाद एक बार मैच भी कर लेंगे और तब तक हमारा काउंसलिंग पार्ट भी एक बार स्टार्ट हो जाएगा। तो उसमें आपके सवाल को हम लोग लेंगे, एक एक सवाल को हम लोग लेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल को हम लोग जवाब देते चलेंगे। थैंक यू वेरी मच आनंद सर। मुझे लगता है कि ये जो सेशन है आज का, ये वन ऑफ द मोस्ट फ्रूटफुल सेशन होगा हमारे बच्चों के लिए जो व्यूअर्स हमें देख रहे हैं। आफ्टर द नीट, कल के नीट के बाद जब से 5 बजे से एग्जाम खत्म हुई है, उसके बाद अभी लगभग 24 घंटे हो गए हैं और उसके बाद से बच्चों के बहुत सारे सवाल थे। मुझे लगता है कि ये जो सेशन है ये हम अगर रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहें बच्चों के लिए और रेगुलरली हम उनको ये इन्फॉर्मेशन देते रहें तो ये उनके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहेगा। तब तक बच्चों के लिए अगर कुछ एक सिंगल आप कुछ वर्ड कहना चाहें तो वो बता सकते हैं। जो घबराहट है स्टूडेंट्स के साथ, इस घबराहट में इस तरीके का परिचर्चा उन तक पहुंच रहा है तो उन्हें एक राहत जरूर मिल सकता है और वो डिसाइड कर सकते हैं अपने करियर को स्टॉप होते हुए जो उनको दिख रहा होगा आज
और स्वाभाविक होता है, हम लोग भी छात्र रहे हैं, हम लोग भी ऐसे पेपर्स और बहुत सारे सिचुएशन को फेस किया है। तो ये सिचुएशन आता है, आज छात्रों के साथ ये सिचुएशन बहुत स्वाभाविक रूप से आया होगा, उनके साथ जिनके पेपर्स खराब गए, उन्हें खासकर आज जितनी बातें कही गई है उसमें बहुत सारे आंसर्स उन तक पहुंचे होंगे जो उनके सामने पहली बनी होगी। और इसके बाद भी अगर वो छात्र कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हमारी टीम से वो संपर्क कर सकते हैं। उसके बाद उनके जितने सपोर्ट्स हो सकता है, हम लोग जितना पॉसिबल सपोर्ट्स हो सकते हैं वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कभी भी वो छात्र अपने आप को अकेला महसूस ना करे, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, अपनी टीम की तरफ से श्योर करना चाहूंगा, क्योंकि वो हमारे संस्थान के छात्र हों या कहीं भी पढ़ रहे हों, हर एक छात्र को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम संस्थान चलाने वाले हर व्यक्ति को लेना चाहिए। क्योंकि शिक्षा जब हम एक दूसरे में बांट रहे हैं, आज खरीदने और बेचने वाली सिस्टम से हटकर सोचना चाहिए हम लोगों को कि आज जब छात्र परेशान है तो इसके लिए हम कैसे उसके साथ खड़े हो सकते हैं, उनको थोड़ा सांत्वना दे सकते हैं, उनके जो अंदर छिपी हुई मेधा है उसको फिर से हम लोग तराश कर और सही रास्ते तक पहुंचा सकते हैं। ये हम सब लोगों की जवाबदेही है। तो मुझे लगता है ये सेशन उन लोगों के लिए काफी बेहतर सेशन होगा। आगे भी हम लोग सपोर्ट करते रहेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जीवन का एक रूप होता है, जब तक गिरता नहीं है इंसान को संभलने नहीं आता है। अगर आपका परसेंटेज खराब हुआ है तो अपने कमी जानने का सबसे सुनहरा अवसर है, यहाँ से आगे बढ़ने की जरूर कोशिश करें। मुझे उम्मीद है आप जैसे बच्चे अक्सर अच्छा किए हैं पिछले इतने सालों में, मैंने देखा है, लेकिन हाँ, उन्हें गिरने के बाद संभलने का इच्छा शक्ति होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, और रास्ते उन्हें मिलते हैं। Thank you very much, sir. And here we come to an end to this meeting, and we'll not take much of the time, and we'll move forward. I'm very delighted that आनंद सर आ पाए, हमारे शो में रंजय सर आ पाए और विपिन सर आ पाए। वी आर वेरी थैंकफुल, और मुझे लगता है कि आगे भी हम लोग एक ऐसे शो को करें और जहाँ पर हम बच्चों की पूरी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व कर सके। टिल देन स्टूडेंट्स, यू कैन टेक थिंग्स फ्रॉम दिस सेशन and then wait for the another session as told by Anand sir that till Wednesday तक हम लोग एक काउंसलिंग सेशन लेके आएंगे आपके लिए, और ये पूरी एक सीरीज आएगी अब आने वाले दिनों में। तो आप स्टिक कीजिएगा इस चैनल पे, गोल के यूट्यूब चैनल पे, गोल के फेसबुक चैनल पे, आप वहां पे स्टिक कीजिएगा और अपनी चीजों को देखिएगा, रेगुलरली इन टच रहिएगा, बिकॉज इन दिस कोविड टाइम दिस इज द मीडियम जहां पे हम आपको सबसे ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। थैंक यू फॉर एवरीथिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। टिल देन, बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।